नमस्कार। आज हम पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पर बात कर रहे हैं। ये लोमहर्ष जी ने जैसा सुनाया था, मतलब सिर्फ जम्मू द्वीप नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। विशाल द्वीप है, अजीब अजीब से सागर हैं, पूरी एक श्रृंखला है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जैसे जम्मू द्वीप के चारों ओर खारे पानी का सागर है ना। हाँ, वो तो हमें पता है। तो वैसे ही वो सागर जो है वो प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। अच्छा। और ये पैटर्न आगे चलता जाता है। हर अगला द्वीप और उसको घेरने वाला सागर पिछले वाले से साइज में डबल होता जाता है। डबल हर बार? ये तो मतलब कमाल की बनावट है। चलिए इसको समझते हैं जरा। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखिए नक्शा नहीं है भूगोल का, ये एक पूरी व्यवस्थित सोची समझी कल्पना है ब्रह्मांड की। हर द्वीप की अपनी अलग पहचान है। राजा अलग, पहाड़, नदियां, वहां रहने वाले लोग, यहाँ तक कि भगवान के जिस रूप की पूजा होती है वो भी अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि हर जगह का एक अलग सिस्टम है। सही कहा। तो फिर प्लक्ष द्वीप से ही शुरू करते हैं। सुना है ये जम्बू द्वीप से 2 गुना बड़ा है। क्या है यहाँ खास? जी, प्लक्ष द्वीप। यहाँ पर राजा मेधातिथि थे, उनके 7 बेटे, उन्हीं के नाम पर 7 वर्ष हैं, मतलब इलाके। जैसे शांतमय वर्ष 1 है। अच्छा। और यहाँ भी अपने बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, जैसे गोमेद पर्वत है, अनुतप्ता नदी है, मतलब एक पूरी दुनिया है अपने आप में। और लोग, उनका जीवन कैसा है? यहाँ के लोग काफी लंबी उम्र जीते हैं, करीब 5000 साल, और वो भी बिना किसी बीमारी के, निरोगी जीवन। 5000 साल? और माहौल कैसा रहता है? हमेशा त्रेता युग जैसा समय रहता है, ऐसा वर्णन है। यहाँ 4 वर्ण भी हैं, आर्यक, कुरु, विवश, भावी। और ये लोग चंद्रमा के रूप में श्रीहरि की पूजा करते हैं। बहुत दिलचस्प। और ये द्वीप, ये किससे घिरा है आपने बताया? ये द्वीप घिरा है इक्षुरस के सागर से। इक्षुरस मतलब गन्ने का रस? हाँ हाँ, बिल्कुल, गन्ने के रस का सागर। और देखिए, यही पैटर्न आगे भी है। इस सागर के पार है शामिल द्वीप। शामल द्वीप है। शालमल द्वीप घिरा है सुरा के सागर से। सुरा यानी मदिरा? जी, मदिरा का सागर। यहाँ भी राजा वपुष्मान के 7 बेटे थे, उनके नाम पर 7 क्षेत्र, 7 खास पहाड़ जैसे कुमुद पर्वत, और 7 ही नदियां भी। यहाँ के वर्ण हैं कपिल, अरुण, पीत, कृष्ण। और ये लोग वायु रूपी विष्णु की पूजा करते हैं। इस द्वीप का नाम यहाँ मिलने वाले एक बहुत बड़े शालमली पेड़ पर पड़ा है। पहले गन्ने का रस, फिर मदिरा। ये सागरों के नाम भी कितने अलग हैं। क्या ये सिर्फ नाम है या इनका कोई मतलब, कोई गहरा अर्थ भी हो सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। पुराणों में तो सीधा वर्णन मिलता है, पर हाँ, ये अलग अलग अवस्थाएं या शायद तत्वों के प्रतीक भी हो सकते हैं, कह सकते हैं। आगे क्या है? इसके बाद आता है कुश द्वीप, जो घी के सागर से घिरा है। घी का सागर? हाँ। फिर क्रौंच द्वीप, वो दधिमंड यानी दही के पानी जैसे सागर से घिरा है। और फिर है शाक द्वीप, जो क्षीर सागर मतलब दूध के सागर से घिरा है। तो ये क्रम चलता रहता है, घी, दही का पानी, फिर दूध, और हर द्वीप पिछले से दुगना। बिल्कुल, हर द्वीप पिछले से 2 गुना बड़ा, और सबकी अपनी पहचान। जैसे कुश द्वीप में कुश घास बहुत है। क्रौंच द्वीप अपने क्रौंच पर्वत और वहां होने वाली रुद्र पूजा के लिए जाना जाता है। और शाक द्वीप, वहां एक बहुत विशाल शाक मतलब सागौन का पेड़ है, और लोग सूर्य रूपी विष्णु की पूजा करते हैं। तो हर कदम पर आकार बढ़ रहा है और विशेषताएं भी बदल रही हैं। अच्छा, इस पूरी चेन का, इस श्रृंखला का आखिरी द्वीप कौन सा है? दूध के सागर के पार है पुष्कर द्वीप। ये शाक द्वीप से भी 2 गुना बड़ा है। और ये किस सागर से घिरा है? ये मीठे पानी के सागर से घिरा है, और यहाँ की बनावट थोड़ी अलग है। यहाँ सिर्फ एक ही मुख्य पर्वत है, मानसोत्तर। एक ही पर्वत? हाँ, मानसोत्तर पर्वत। ये द्वीप को 2 हिस्सों में बांटता है, महावीर वर्ष और धात्कीखंड वर्ष। ये राजा सवन के बेटों के नाम पर हैं। और पुष्कर द्वीप पर जीवन वो कैसा बताया गया है? सुनने में ये सबसे अलग लग रहा है। हाँ, यहाँ जीवन बिल्कुल दिव्य जैसा है। लोग 10,000 साल तक जीते हैं। 10,000 साल? जी। और कोई रोग नहीं, शोक नहीं, राग द्वेष कुछ नहीं, एकदम देवताओं की तरह। कोई ऊंच नीच भी नहीं? कोई ऊंच नीच नहीं, कोई वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं, कोई सजा या कानून जैसा कुछ नहीं। इसे तो भूमंडल का उत्तम स्वर्ग जैसा कहा गया है। उत्तम स्वर्ग? हाँ। और यहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं। 10,000 साल की उम्र और स्वर्ग जैसा जीवन, ये तो हमारी आज की सोच से बिल्कुल ही परे है।
तो क्या पुष्कर द्वीप के बाद ये दुनिया खत्म हो जाती है? मतलब ब्रह्मांडीय संरचना। तो पुष्कर द्वीप और मीठे पानी के सागर के बाद एक बहुत बड़ी सोने की भूमि का वर्णन है। हाँ। स्वर्णमयी भूमि, लेकिन वो निर्जन है, वहां कोई रहता नहीं। अच्छा, खाली जगह। हाँ। उसके बाद आता है लोकालोक पर्वत। इसे प्रकाश और अंधकार के बीच की सीमा जैसा माना जाता है। सीमा? जी। और उसके पार फिर घना अंधेरा है, बिल्कुल अंधकार, जिसे अंडकटा यानी ब्रह्मांड का बाहरी खोल उसने घेर रखा है। बाप रे। और ये पूरी पृथ्वी, मतलब ये सारे द्वीप, सागर, पर्वत मिलाकर इसका विस्तार 50 करोड़ योजन बताया गया है। बहुत बहुत विशाल पैमाना है ये। 50 करोड़ योजन। हाँ। और इन सागरों के बारे में एक बात और कही गई थी ना, कि उनका पानी घटता बढ़ता नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं कि इन सागरों का जल स्तर हमेशा एक जैसा रहता है। बस चंद्रमा के असर से जो ज्वार भाटा आता है उसके सिवा कोई बदलाव नहीं होता, कुल मात्रा स्थिर रहती है। तो हमने देखा कि ये एक पूरी तरह से संकेंद्रित, मतलब कॉन्सेंट्रिक व्यवस्था है। बीच में जम्बूद्वीप, फिर एक के बाद एक द्वीप और सागर की परतें, हर परत पिछली से 2 गुनी विशाल। पलक्ष से लेकर शाक द्वीप तक बनावट में एक तरह की समानता दिखती है। 7 वंश, 7 पर्वत, नदियां। हाँ, एक पैटर्न है जी। लेकिन पुष्कर द्वीप पर पहुंचते पहुंचते जीवन एकदम आदर्श, दिव्य हो जाता है। और फिर अंत में सृष्टि की सीमा आ जाती है, लोकालोक पर्वत, और उसके बाद अंधकार। ये पूरी संरचना वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये बस पुराने जमाने के ऋषियों का भूगोल था, या फिर ये ब्रह्मांड को समझने का कोई प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक तरीका था? ये जो आकार लगातार बढ़ रहे हैं, सागर बदल रहे हैं, जीवन की दशाएं बदल रही हैं, क्या ये अस्तित्व के अलग अलग स्तरों को दिखाता है, या शायद चेतना की अलग अलग परतों को? यही सवाल इस पूरे वर्णन को और भी गहरा बना देता है ना? ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने की बात है कि ये जो इतने व्यवस्थित परतदार ब्रह्मांड के नक्शे हमें मिलते हैं पुराणों में, इनका आज हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? जी। क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया का वर्णन है, या ये हमारे अंदर की किसी यात्रा का नक्शा भी हो सकता है?